ओम शांति। आज के प्लेनरी सेशन 2 में आप सभी का स्वागत है। प्लेनरी सेशन का विषय है सेल्फ रेगुलेटेड मीडिया बेटर कैटलिस्ट फॉर पॉजिटिव चेंज। और मैं आज के कार्यक्रम के माननीय वक्ताओं को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। भ्राता मोहन सिंघल जी जो चेयरपर्सन हैं, हेमलता बहन जी, भ्राता सत्यप्रकाश जी, भ्राता डॉक्टर मान सिंह परमार जी, भ्राता डॉक्टर सुधीर सोनी जी, भ्राता शरत मिश्रा जी, भ्राता आशीष कुमार गुप्ता जी, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भ्राता मोहन सिंघल जी, आप सभी भी करतल ध्वनि से अपना सहयोग देंगे। भ्राता डॉक्टर मान सिंह परमार जी, भ्राता डॉक्टर सुधीर सोनी, हेमलता बहन जी, भ्राता सत्यप्रकाश जी, भ्राता शरत मिश्रा जी, जैसा कि आज प्लेनरी सेशन का विषय है, स्वनियंत्रित मीडिया सकारात्मक परिवर्तन के लिए बेहतर उत्प्रेरक हो सकता है। तो आज समाज और देश में अनेक समस्याएं हैं। प्रतिदिन सैकड़ों अपराध होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं और मीडिया स्वतंत्र रूप से सबकी सूचना जन जन तक पहुंचाता है। यदि हम सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं तो जो भी घटनाएं घट रही हैं उनका प्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाए कि समाज में उससे भय, तनाव, चिंता का वातावरण ना बने, परंतु उससे शिक्षा मिले कि ऐसा करना गलत है। उनमें परिवर्तन की अभिलाषा उत्पन्न हो जिससे समाज में सकारात्मक वातावरण बने। परंतु व्यावसायिकता, प्रतिस्पर्धा और धन की दौड़ में मीडिया अपने उद्देश्य से भटककर समाज को वो सब परोसने लग जाता है जिससे स्थितियां सुधरने की बजाय बिगड़ती हैं और अपराध और बढ़ने लगते हैं। अतः कौन सी खबर को महत्व दिया जाए और कौन सी छिपाई जाए, इसकी रूपरेखा होनी चाहिए। यदि किसी महिला से दुष्कर्म हुआ तो उसको मुख्य पृष्ठ की खबर के रूप में न छापें, परंतु दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष का कड़ा कारावास हुआ, यह मुख्य पृष्ठ पर मुख्य समाचार की तरह हो, तो फिर इससे अपराधी को शिक्षा मिलती है या समाज में जो अन्य अपराध करने वाले हैं उनको शिक्षा मिलती है। इसी विषय पर विस्तार से स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रही हूँ माननीय भ्राता डॉक्टर मान सिंह परमार जी को। आप इन्हें पहले भी सुन चुके हैं। आप देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म हैं। आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर उद्बोधन हमारे समक्ष रखें। भ्राता डॉक्टर मान सिंह परमार जी। मंचासीन विद्वद्गण और सभागृह में बैठे सभी बंधुओं, विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है और एक अनुभव की एक व्यवहारिक बात है कि तुलसीदास ने रामायण में ये कहा था, भय बिन होई न प्रीति। आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अपने आप लोग स्वनियमन करने के लिए तैयार हो जाएंगे और विशेष करके मीडिया। आप आश्चर्य करेंगे 1955-54 में
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना था। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसलिए बना था कि मीडिया सेल्फ रेगुलेटेड हो। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के संगठन में कुल 28 मेंबर होते हैं, जिसमें से 20 मेंबर पत्रकारिता के क्षेत्र के लोग हैं, जिसमें संपादक, मालिक और श्रमजीवी पत्रकार और न्यूज एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। केवल और केवल 8 लोग ऐसे हैं जो पत्रकार नहीं हैं। आप आश्चर्य करेंगे, इतने सालों में एक अच्छी आदर्श आचार संहिता सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन के लिए, स्वनियमन के लिए प्रेस काउंसिल नहीं बना पाई। आज तक कोई आदर्श आचार संहिता प्रेस काउंसिल की आज की तारीख में नहीं है। प्रेस काउंसिल जब एक्ट बना, उसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है जिसमें उसको बिल्ड शब्द यूज़ किया गया है। बिल्ड का मतलब होता है एक ईंट रखें, दूसरी रखें, तीसरी रखें, वो ईंट आज तक ख़त्म नहीं हुई है। और एक बात मैं बताऊं, वर्तमान जो प्रेस काउंसिल के चेयरपर्सन हैं जस्टिस मार्कंडेय काटजू, उन्होंने अभी वर्तमान में 2, 4, 5 जगह ये बात कही है कि मीडिया बेलगाम हो गया है और मीडिया को नियंत्रित करना जरूरी है, नियमन होना संभव नहीं है। अगर स्वनियमन हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। अब सवाल उठता है कि स्वनियमन कैसे होगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मैंने उदाहरण दिया कि इतने सालों में आज़ादी के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना और बहुत सारे लोग उसमें रहे, पर आज तक वो स्थिति नहीं बन पाई। स्वनियमन ऐसा होता है कि कोई आदर्श आपने 5, हमने यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने लिखा कि झूठ नहीं बोलें, भगवान को की प्रार्थना करें, अच्छे काम करें, शांति रखें, पवित्रता रखें, पर उसको कितने लोग मानेंगे ये महत्वपूर्ण है। आचार संहिता बनी, परंतु पत्रकार उस आचार संहिता को नहीं मानते हैं। आज जो कुछ मीडिया में आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं नियमन हो रहा है। अभी हमने इंदौर में एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार कराया था, उसका विषय था मीडिया का नियंत्रण और स्वतंत्रता। तो करीब करीब 11 संपादक आए थे, अलग अलग जगह के एडिटर, और उन्होंने कहा अधिकांश ने कि नियंत्रण होना चाहिए, मीडिया पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर नियमन होता है तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ रेगुलेटेड मीडिया हो तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मीडिया की भूमिका सामाजिक सरोकार, समाज को उन्नति की ओर ले जाना, समाज में अच्छी बातों को फैलाना, समाज को अच्छे समाचार देना, अच्छी सूचना देना, अच्छी शिक्षा देना और बिल्कुल स्वस्थ मनोरंजन देना, ये मीडिया का काम है। परंतु वर्तमान में अगर आप मीडिया को देखेंगे, एक टीवी चैनल को एक दिन के समाचारों का आप विश्लेषण करके देखिए कि उसमें से कितने समाचार समाज उपयोगी हैं या सुनने लायक भी हैं कि नहीं, या देखने लायक भी है कि नहीं। आप सुबह से शाम तक एक चैनल का आकलन करके देखिए। जैसे ही राज्यसभा में रेखा का नाम आया, सिलसिला 2 शुरू हो गया और एक सप्ताह तक वो सिलसिला 2 अमिताभ बच्चन के साथ चलाते रहे। ऐसे टीवी चैनल क्या सेल्फ रेगुलेटेड होंगे, आप मुझे बताइए। वास्तव में इस देश में एक मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया बनना चाहिए। जिस तरह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिस तरह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसी तरह से मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया बनना चाहिए और पूरा मीडिया, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल होना चाहिए। वर्तमान जो प्रेस काउंसिल है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल नहीं है, तो उस मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी शामिल करें और उसमें फिर नियमन की बात की जाए, कुछ नियम बनाए जाए, और जो पत्रकार उस बात को नहीं मानते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो उस काम को करने से उनको हम रोक सकें, उस चैनल के ऊपर नियंत्रण कर सकें। अभी कांग्रेस की एक सांसद है मीनाक्षी नटराजन, वो एक बिल ला रही है, मेरे ख्याल से 2-3 दिन से, मैंने समाचार नहीं पढ़े, यहाँ आया तब से, हो सकता है कि उसकी कुछ तैयारी हो गई हो। मीनाक्षी नटराजन एक बिल ला रही है मीडिया को नियंत्रित करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट कुछ नियम बना रहे हैं मीडिया को नियंत्रित करने के लिए। मुझे ये बताइए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन आज से कई बार बोल चुके हैं, तो इतने सारे जब लोग बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया हमारा जो एक सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम हो सकता है, उत्प्रेरक हो सकता है, लोगों को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है, कहीं ना कहीं वही दिशा भटक गया है।
मैं आप ऐसा सोचेंगे कि मैं पिछले उद्घाटन सत्र में भी मैंने कुछ बातें की थी, परंतु वास्तव में मैंने अपने विद्यार्थियों से कंटेंट एनालिसिस कराया टीवी चैनल्स का, कंटेंट एनालिसिस किया न्यूज़पेपर का। आप आश्चर्य करेंगे, डेवलपमेंट की खबरें नहीं होती है, विकास की खबरें नहीं होती है, सामाजिक सरोकार की खबर नहीं होती है, केवल खबरें होती हैं क्राइम की खबर होती है या इस देश में राजनीति की खबरें होती हैं, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस देश में है वो क्रिकेट का है। इसके अलावा कोई समाचार नहीं होते हैं, या तो अपराध के समाचार होते हैं या कुछ ऐसे समाचार जिस तरह के मैंने आपको बताए सिलसिला 2 जैसे। तो सवाल ये है कि हमारा सेल्फ रेगुलेशन हो कैसे। आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति अपने पाँव में बेड़ियाँ डालना चाहेगा। पत्रकारों ने पिछले इतने जो 1955 से लेकर के अभी तक उस प्रेस काउंसिल में एक अच्छी आचार संहिता नहीं बनने दी। क्यों नहीं बनने दी? क्योंकि कौन अपने ऊपर नियंत्रण लगाना चाहेगा, कौन अपना नियमन करना चाहेगा। अब जरूर थोड़ी सी पहल शुरू की है, ब्रॉडकास्टर्स एडिटर्स एसोसिएशन ने इस दिशा में कुछ सकारात्मक सोच की शुरुआत की है, और उन्होंने 2 किस्से एक बहुत महत्वपूर्ण हुए। एक तो हुआ अजहरुद्दीन का बेटा एक एक्सीडेंट में मारा गया, और ब्रॉडकास्टर्स एडिटर्स एसोसिएशन ने तय किया कि हम उस खबर को नहीं चलाएंगे, और उन्होंने नहीं बताया। दूसरा, अमिताभ बच्चन के बेटे के यहाँ बेटी होने वाली थी। मेरे ख्याल से पूरा मीडिया उसके घर के खिड़की और जहाँ भी है सब कैमरा लगा देते, पर उस मुद्दे पर भी ब्रॉडकास्टर्स एडिटर एसोसिएशन की तारीफ करना पड़ेगी कि उन्होंने नियमन किया और उस खबर को नहीं ब्रॉडकास्ट किया। तो इस तरह से अगर शुरुआत होती है तो मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया समाज में सामाजिक परिवर्तन में, सकारात्मक परिवर्तन में, मीडिया समाज के उत्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और आज उसकी आवश्यकता है। हम यहाँ बैठ कर के आबू रोड पर निश्चित रूप से, या यहाँ इस हॉल में बैठ कर के, यहाँ इस विश्वविद्यालय में बैठ कर के हम आते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में आता है। परंतु आप मुंबई जाकर के देखिए, दिल्ली जाकर के देखिए, हमारे राजनेताओं के काम देखिए, हमारे पत्रकारों के कमाल देखिए, तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं मीडिया को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो ऐसा मानना है कि कानून बनना चाहिए, कड़ा कानून बनना चाहिए, और जो पत्रकार उस कानून को नहीं मानता उसको पनिश किया जाना चाहिए। उस टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द करना चाहिए और उस अखबार का प्रकाशन बंद कर देना चाहिए जो देश, समाज, देश को तोड़ने का, ऐसे समाचारों के प्रकाशन का, ऐसे समाचारों के ब्रॉडकास्ट करने का हिम्मत करता है। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया बन जाए तो वो भी स्वनियमन की बात करे और कहीं न कहीं अपने आदर्श बनाए और उनका पालन करें। पर देश की वर्तमान परिदृश्य में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। नियंत्रण नहीं, नियमन चाहिए, तो फिर हमको हमारा रास्ता सही करना पड़ेगा, हमारी दिशा सही करना पड़ेगी, तभी हम देश और समाज और व्यक्ति का उत्थान कर सकते हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या इस देश में और हो गई है, एक राइट टू प्राइवेसी अधिकार होता है हर नागरिक का, और इस देश में इंग्लैंड और अमेरिका जैसे स्टिंग ऑपरेशन होने लगे हैं। कौन व्यक्ति ऑफिस में बैठा है, क्या कर रहा है, सारी चीज़ों का स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है जो कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रिंट मीडिया फिर भी मैच्योर है, प्रिंट मीडिया मैच्योर है, पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी मेरे ख्याल से बचपना, जो क्या कहें, अभी अपने बाल्यकाल में है, तो अभी वहाँ जो लोग काम करते हैं उनमें भी उतनी मैच्योरिटी नहीं है जितनी कि होना चाहिए। समाचारों में मैच्योरिटी नहीं है। जिस समाचार को वो 3 दिन तक लगातार चलाते हैं, प्रिंट मीडिया उस समाचार को एक कॉलम देता है, केवल एक कॉलम की खबर देता है। तो ये अंतर भी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नियमन स्वयं को अगर करें तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो जस्टिस काटजू की बात मानना चाहिए, और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की बात मानना चाहिए, और कहीं ना कहीं अंबिका सोनी की बात मानना चाहिए, और मीनाक्षी नटराजन की बात मान करके कहीं ना कहीं कानून बनना चाहिए। क्योंकि हर नागरिक के लिए कानून है, तो मीडिया के लिए कानून क्यों नहीं? तो स्वतंत्रता जरूरी है, पर स्वच्छंदता नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता होगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति काम करेगा, परंतु आप अनियंत्रित होंगे तो नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है।
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं अभी मीडिया की जो स्थिति है देश में, वो मुझे नहीं लगता है बहुत बहुत सकारात्मक सोच वाली है। इसलिए मीडिया को स्वतंत्रता भारतीय संविधान ने दी है, इतने सालों में दी है, और खूब उसका दुरुपयोग मीडिया ने किया है। तो इस पर हमको विचार करना चाहिए कि हम जो कुछ प्रकाशित कर रहे हैं हम उसका आकलन करें, हम उसे देखें, और फिर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन से काम चल जाएगा तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, स्वनियंत्रण होना चाहिए, स्वयं को अपने नियम बनाना चाहिए और उन नियमों का पालन करना चाहिए। तभी इस देश का, इस समाज का, व्यक्ति का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करती हूँ भ्राता डॉक्टर सुधीर सोनी जी से। आप एसोसिएट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से हैं। आप उत्पल मैगज़ीन के चीफ एडिटर भी हैं। आपकी कई बुक्स पब्लिश हुई हैं, कई अवार्ड्स आपको मिले हैं। आपने कई स्क्रिप्ट्स भी लिखी हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी लिखी हैं। आपको कई सम्मान एवं पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस विषय पर प्रकाश डालें। भ्राता डॉक्टर सुधीर सोनी जी। धन्यवाद। मित्रों, बात प्रारंभ करूं उससे पहले अपनी एक पंक्ति दोहराना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि मेरी बात को आगे बढ़ाने के लिए वो पंक्तियां सहायक सिद्ध होंगी। कितनी प्रार्थना की थी मैंने हे देव, चमका दो मेरा व्यक्तित्व चांद की तरह। कितनी प्रार्थनाएं की थी मैंने हे देव, चमका दो मेरा व्यक्तित्व चांद की तरह, और मेरे सब्र की इंतहा देखिए सुधीर, मेरे हिस्से अमावस की रात आई। मित्रों, मुझे लगता है कि जब हम स्व अनुशासन की बात करते हैं, नियमन की बात करते हैं, आत्म अनुशासन की बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक उसमें जितनी तथ्यपरक चीज़ें हैं, जितनी उसकी सकारात्मकता है, उन सभी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण उस बीज का विकास है जो बीज हमारी मूल परंपरा में होना चाहिए। हम पत्रकारिता को एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, और मैं पत्रकारिता के तमाम संदर्भों को एक प्रक्रिया के रूप में तो देखता ही हूँ, लेकिन वो एक ऐसी बीज अवधारणा है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान को इंगित करती है। मित्रों, आप जानते हैं कि किसी भी परंपरा का सूत्रपात जब होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ नियामक बिंदु अवश्य होते हैं, और उन्हीं से वो बात आगे बढ़ती है। पत्रकारिता 3 मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी थी: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। और उसके साथ पत्रकारिता का जो सबसे बड़ा दायित्व था, वो दायित्व था उसका मिशन, समाज के सर्वांगीण विकास, समाज की सर्वांगीण परंपरा, और सबसे बड़ी बात, छोटे से छोटे व्यक्ति से लेके महानतम व्यक्तित्व का संपूर्ण उन्नयन। ये हमारी पत्रकारिता की आधारभूत अवधारणा थी, और इस अवधारणा के साथ हमने शुरुआत की। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर हमें इन तमाम संदर्भों की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इसके लिए मुझे साहित्य के पास एक जवाब मिलता है, और बहुत ही रोचक प्रसंग है। और चूंकि मैं मूलतः साहित्य से आता हूं, तो मैं आपको वो अवधारणा बताता हूं, और आपको जानकर लगेगा कि कैसे हमारा साहित्य, कैसे हमारी सोच, कैसे हमारी परंपरा, और सबसे बड़ी बात, कैसे हमारे शब्दों की ताकत। क्योंकि आखिरकार जो कुछ हम पत्रकारिता में कह रहे हैं, उसके पीछे पूरी परंपरा हमारी शब्दों की है, हमारे हाव भाव की है, सबसे बड़ी बात हमारी अभिव्यक्ति की है। प्रसंग रामचरित का है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्रसंग ब्रज के एक बहुत ही छोटे से कवि ने लिखा है, जो आज तक अज्ञात रहा है। ब्रज भाषा में मूलतः मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। पत्रकारिता की एक बड़ी परंपरा, और सबसे बड़ी बात, स्व अनुशासन के संदर्भों को वो सिद्ध करेगा। राम, सीता और लक्ष्मण वन के रास्ते में नंगे पांव जा रहे हैं, और जैसे ही वो जाने लगते हैं, और आप जानते हैं कि सीता को उन दुखों का आभास नहीं है कि उनके मार्ग में क्या दुख आने वाले हैं, तो जैसे ही वो कुछ दूर चलती हैं तो उनके पाँव में कुछ गड़ने लगता है, धूप भी तेज है, उनको पसीना आने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने कभी ऐसी कठिन जिंदगी के यात्रा पथ पर उन्होंने अपनी गति प्रारंभ की है, तो उनको उसका अभ्यास ना होने से उनको परेशानी भी है। तो ब्रज के एक कवि ने लिखा कि सूरज की किरणन में गुण आयो चंदा को, पाहन हूँ आदत त्याग दई चुभन की, और कांटे हूँ आदत भूल गए चुभन की। आप देखिए, हिंदी अनुवाद के साथ बताता हूँ
कि कैसे स्व अनुशासन की बात होती है। राम सीता लक्ष्मण के प्रसंग से भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन हमारे समाज में होने जा रहा है और उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। तो कैसे छोटे से छोटा व्यक्तित्व स्व अनुशासन से उस परंपरा को बल देता है। पत्थर हमेशा से कठोर होते हैं, लेकिन वो राम सीता लक्ष्मण के पांव में ना चुभें, तो पत्थरों ने अपनी कठोरता को त्याग दिया। कांटे हमेशा चुभने की आदत को लिए होते हैं, तो कांटों ने अपनी चुभन की आदत छोड़ दी। सूरज गर्मी में चमकेगा ही, उसमें प्रखरता भी होगी, तो सूरज की किरणों में चंद्रमा की शीतलता आ गई और सुरभित समीर, सुगंधित हवा, ठंडी हवा वहां पर बहने लगी। मित्रों, ये केवल एक कहानी नहीं है, ये उस परंपरा का सूत्रपात है जिस परंपरा को हमको ग्रहण करना है, जिस परंपरा को हमें अपने जीवन में अपनाना है। साहित्य हमें दृष्टि देता है, सोचने की ताकत देता है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि साहित्य की परिधि के माध्यम से हम अपनी पूरी सांस्कृतिक परंपराओं को जान पाते हैं। कल के सत्र में एक महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि अगर हमारे मन में शांति है तो हमारे कार्यों में भी शांति होगी। उस शांति से जो हम काम करेंगे उससे समाज को भी शांति मिलेगी, और वही संपूर्ण शांति का जो अनुभव है हमारे समाज को सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में प्रेरित करेगा। अगर हम स्व अनुशासन की बात करें, आत्म अनुशासन की बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें यह है कि हम देखें कि हमारा ये जो कार्य है, जिस खबर को मैं लिख रहा हूँ, जिस खबर को मैं प्रसारित कर रहा हूँ, जिस खबर के तथ्यों को मैं सोच रहा हूँ, जिसको मैं अनुभूत कर रहा हूँ और प्रस्तुति दे रहा हूँ, क्या ये खबर अगर मैं नहीं बनाता और ये चीज़ मुझे मिलती तो मुझ पर क्या प्रभाव होता। इस प्रकार का एक अनुशासन जब आप अपने बीच में पनपा लेंगे, शब्दों का एक प्रवाह आपके मन में बस जाएगा, तो निश्चित रूप से तय मानिए कि आप उन मुद्दों के देखेंगे जो मुद्दे हमारे समाज के लिए प्रभावी हैं। और कैसे मुद्दे होते हैं, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। जयपुर नगर निगम में आप जानते हैं हमारे समाज का सबसे विभक्त पक्ष यह है कि किसी व्यक्ति को लावारिस मरना पड़े और उसके दाह संस्कार के लिए भी कोई संस्था या समाज आगे नहीं आए, तो बड़े महानगरों की ये दुर्दशा है। और उसमें एक खबर आई कि जयपुर में जो लाशें लावारिस मिलती हैं उनके शवदाह के लिए नगर निगम 150 रुपये स्वीकृत करता है, और जो व्यक्ति उनका शव का संस्कार करता है, जो उसको शवदाह करता है, वो व्यक्ति 3 लाशों की प्रतीक्षा इसलिए करता है ताकि 3 लाशों के 450 रुपये उसको मिलें, तो 150 रुपये में तो वो उस एक ही चिता पर 3 शव रखकर उनका संस्कार कर दे, और 300 रुपये बचें, उससे वो अपने लिए कुछ जो मादक पदार्थ वो सेवन करता है उसको वो लाए और खाकर और या पीकर जो भी है वो उसको सो जाए। मित्रों, ये एक खबर एक बार एक पृष्ठ पर आई, इसने पूरी समाज की संवेदना को झकझोर दिया कि हमारा समाज जिस शिखर पर पहुंच गया है, हमारी सोच जिस शिखर पर जा रही है, हम दावा कर रहे हैं कि हम भौतिक रूप से इतना उन्नत हुए हैं, उस उन्नयन के बीच अगर हमारी आधारभूत जो हमारी मानवीयता है उसको ये स्वरूप देखना पड़े। मित्रों, मुझे एक दृश्य याद आता है, परमार जी अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे थे, मुझे एक दृश्य आज भी याद है कि मुंबई के मीठीबाई कॉलेज के सामने एक फुटपाथ पर एक महिला बस से टकरा गई और उसका लहूलुहान पूरा जो शरीर में खून बह रहा है और वो नीचे सड़क पर गिरी हुई है, और वो बहुत देर तक दिखाया जाता रहा, और वहाँ पूरा का पूरा उस कॉलेज के विद्यार्थियों का एक समूह है और वो हंसी ठिठोली कर रहा है, और कोई भी ये ध्यान नहीं दे रहा कि वो महिला वहाँ पड़ी है, उसकी क्या स्थिति हो रही होगी। इतना प्रखर वो संदेश था मीडिया के माध्यम से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस संदेश को, उस मानवीयता के पक्ष को हमारे समाज ने किस रूप में ग्रहण किया। मित्रों, आपको एक और कहानी सुनाना चाहूँगा कि कैसे हम सभी की ज़िंदगी इतनी जटिल होती जा रही है कि हम अपने बीच के अनुशासन के तत्व को भूलते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उस कहानी के माध्यम से, क्योंकि हम सभी को निर्देशित एक सीमित समय के लेके आ गया है, तो मैं चाहूँगा कि मेरी बात थोड़ी आगे तक जाए। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है, उसमें एक कुल्फ़ी बेचने वाला व्यक्ति है, भरी गर्मी में कुल्फ़ी बेचता है। चूँकि आप जानते हैं आमतौर पर संसाधन इतने नहीं होते, तो कुल्फ़ी बनाने की सामग्री बहुत ज़्यादा उसके पास नहीं है, तो वो अपनी बेटी की बाली को गिरवी रखकर साहूकार से कुछ उधार लेता है, ज़्यादा सा दूध मलाई लाता है और देखता है कि आज ज़्यादा गर्मी है और मुझे कुल्फ़ी ज़्यादा आज मेरी बिक जाएगी तो मुझे लाभ होगा, तो बेटी की बाली छुड़ा लूँगा। तो वो उस कुल्फ़ी को बनाकर बेचने के लिए निकलता है अपना ठेला सजा के, और जैसे ही वो निकलता है तो उसको सूचना मिलती है कि उसके एक अच्छे मित्र की मृत्यु हो गई है। दोराहे का संकट उसके सामने जाता है कि वो अपने भौतिक जीवन को देखे या अपने आध्यात्मिक और मानवीय जीवन के सरोकारों को देखे। जीत स्वभावतः मनुष्यता की होती है हर समय,
और उसको लगता है कि नहीं, मुझे मित्र की अर्थी में कंधा देने जाना चाहिए। वो वहाँ जाता है, सब लोग उस अर्थी को लेकर जा रहे हैं, राम नाम सत्य है ऐसा बोल रहे हैं, और जैसे ही वो स्कूल आता है वो भी अपने मित्र की अर्थी को कंधा दिए हुए है, और स्कूल के पास आते ही राम नाम सत्य की जगह उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, कुल्फ़ी, मलाई वाली कुल्फ़ी, मलाई वाली कुल्फ़ी। मित्रों, ये कहानी नहीं है, ये एक संदर्भ है, जो संदर्भ हमको बताता है कि जीवन में अनुशासन के लिए हमारी पूरी आवश्यकताएं भी हैं, हमारा परिवार भी है, हमारे जितने हम जिन दायित्वों से, जिस बोध से, जिस परंपरा से, जिन सरोकारों से जुड़े हैं, वो सरोकार भी हमको निभाने हैं। और उसके बीच हम एक चीज़ ये हमेशा भूल जाते हैं कि जो भी पत्रकारिता कर रहा है आखिरकार वो एक मनुष्य है, वो एक रोबोट कंप्यूटर नहीं है कि उसमें एक दिन एक चाबी भरी जाएगी या एक प्रोग्राम डाला जाएगा तो उसके बाद से उसकी तमाम चीज़ें परिवर्तित हो जाएगी। आप जानते हैं जिस पक्ष को हमेशा अछूता किया गया है, मेरे कुछ पत्रकार मित्र यहाँ बैठे हैं, हमेशा चर्चा होती है, युवा पीढ़ी के बच्चे हैं वो हमेशा चाहते हैं कि वो कुछ नया करें, ईटीवी जैसे चैनल को वो हेड करते हैं, लेकिन उनके सामने समस्या ये होती है कि अभी उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, अभी उनके पास कोई और चीज़ नहीं है, दायित्व नहीं है, उसके बावजूद जो उनको मेहनताना मिलता है, जिस रोजी रोटी को वो अपना आधार बनाकर चलते हैं, वो इतनी अपर्याप्त है कि उसमें वो अनुशासन की बात सोचें तो उनको दूसरे दिन से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो हम उस परंपरा को न चाहते हुए भी इसलिए निभाते हैं क्योंकि हमारे लिए वो एक आवश्यक मजबूरी है। मित्रों, हमें इस ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, आप जानते हैं, हम सभी अपने लिए शुचिता चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं, भरपूर सकारात्मक समाज चाहते हैं, लेकिन जिन जगहों पर हमारा वश नहीं चलता उन अभिशापों को झेलने के लिए भी हम अभिशप्त होते हैं। सड़क पर बहुत धूल है, धुआं है, ट्रैफिक रूलिंग नहीं है, आप जानते हैं इतने कानून बने हैं, कितने कानूनों की पालना होती है, आप उनसे परिचित हैं। देश में तमाम अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, कितनी अशिक्षा है आप जानते हैं। देश में इतना धन है लेकिन कितने लोग गरीब हैं। देश में इतने आध्यात्मिक संत महंत मुनि सब हैं, लेकिन लोगों के मन में कितना मैलापन है आप जानते हैं। हमारे पास तमाम प्रासंगिकता के पहलू हैं, लेकिन उनकी प्रयुक्तियाँ इतनी कठिन हैं क्योंकि उन कठिनाइयों के पीछे के जो कारण हैं उन कारणों पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। मैं आज इस मंच के माध्यम से ये बात उठाना चाहता हूँ कि अनुशासन की बात भूखे होए न भजन गोपाला। सबसे पहले हमारे यहाँ कहा गया है कि बात भूखे रहकर हम भजन नहीं कर सकते, हम भजन करेंगे उसके लिए हमें अपने दायित्व बोधों की पूर्ति करनी पड़ेगी। हम निष्ठा का दीप जलाएंगे लेकिन उसके लिए हमें अपनी निष्ठा से अपने आप को जुड़ना पड़ेगा। हम आत्म अनुशासन की बात करेंगे लेकिन जो दायित्व मेरे परिवार का है, जो दायित्व मेरी पूरी पीढ़ी का है, उसको मैं कैसे पूरा करूं। मैं मूलतः एक शिक्षक हूं और मैं देखता हूं कि नियम कितने भी बने हुए हैं लेकिन मेरी क्लास में अगर 200 विद्यार्थी बैठे हैं तो निश्चित रूप से मैं उनके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, ये तय बात है। तो ये कड़वा सच है लेकिन उसको हमको झेलना इसलिए पड़ेगा, एक प्रक्रिया के रूप में हमें उसको अपनाना पड़ेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार हमारी चीज़ें फलीभूत हों, और उसके लिए एक छोटा ही बिंदु सही, जैसे हमने देखा कि विकास संचार की खबरों को हम प्राथमिकता देने लगे हैं। स्कूल में बच्ची पढ़ने जाना चाहती है, उसकी खबर प्रमुखता से दी जाती है। तो हमारे मित्र, जितने भी मीडिया के मित्र हैं, सकारात्मक समाज की पहल के लिए वो ऐसा करें कि इन तमाम विरोधाभासों के बीच भी एक प्रकाश की किरण को वो आने दें, एक नई चीज़ का सूत्रपात करें, लोगों को एक नवीनता से जोड़ें। जैसे लोग नहीं जानते थे कि कभी आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं वो उन्नयन के लिए कितना प्रयास करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे एक खबर कितनी बड़ी बनती है। हालांकि उस खबर का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक किस प्रकार का सूत्रपात किया जा सकता है। पेड़ लगाने की बात होती थी, वन्य जीवन को बचाने की बात होती थी, तो विश्नोई समाज की पहल एक मीडिया संस्थान के माध्यम से सामने आई और आप देखिए कि उसने एक पूरी परंपरा और एक आंदोलन का रूप ले लिया। पढ़ने की बात आती थी तो पढ़ने से कैसे जीवन को बदला जा सकता है, विकास संचार के रूप में ये खबरें हमारे सामने आई और आपने देखा कि आज आप छोटे से छोटे स्थान पे भी चाहिए लेकिन स्कूल चलें। हम इन चीज़ों को क्यों भूलते हैं। उस प्रसंग से मैं जुड़ा रहा हूँ, मेरा ही लिखा गीत है स्कूल चलें हम। जिस समय हमने वो विज्ञापन बनाया था उस समय बालिका शिक्षा का लगभग जो सरकारी आंकड़ा था वो 40% था। और केवल मैं जो इंगित आपको करना चाहता हूं कि अनुशासन की बात से, शब्द की ताकत से, आपके सोच की ताकत से, और सबसे बड़ी बात आप किस मीडिया के लिए काम कर रहे हैं उसके क्रियान्वयन की ताकत से हमने एक बहुत ही सुंदर सजीला विज्ञापन बनाया, स्कूल चलें हम। और आपने देखा कि उसमें मैंने एक चीज़ करी कि केवल मैं कह दूंगा कि स्कूल चलें हम, उससे हम स्कूल नहीं जाएंगे, नहीं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे।
मैंने लगभग 6 महीने तक पूरे जितने भी भारतीय समाज हैं उनका अध्ययन किया कि उन समाजों में बच्चों के साथ कैसा बर्ताव होता है, बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, उनके परिवार के लोग कैसे सोचते हैं, और अगर उनको कोई क्रांतिकारी कदम उठाना है तो वो कैसे उठाएंगे। क्या अपने गुरुओं के कहने से उठाएंगे, या अपने माँ बाप के कहने से उठाएंगे, अपने मित्रों के कहने से उठाएंगे, या अखबार पढ़ने से उठाएंगे, या विज्ञापन को सुनने से उठाएंगे। और मुझे जानकारी मिली कि अगर विज्ञापन में उनको कहीं कोई जन या सांस्कृतिक आंदोलन मिलता है तो उस बात को आगे ले जाया जाता है। आपने देखा, इसका सकारात्मक पक्ष भी बताता हूं, नकारात्मक पक्ष भी बताता हूं। उस विज्ञापन में आपने अब अगर आप ध्यान देंगे अगली बार, तो वो लगभग 2 मिनट का विज्ञापन है और देश के जितने भी परिवार समूह हैं उन समूह की एक एक झलक उसमें है। चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे माउंट आबू हो, लगभग हर जगह के पारिवारिक जीवन पृष्ठभूमि का कोई ना कोई पहलू हमने बहुत ही तरीके से संयोजित उसमें किया। और आपको जानकर अच्छा लगेगा, आश्चर्य होगा कि कुछ 8-10 पंक्तियों की कविता और उस समग्र समाज का अध्ययन भारत में आज जितनी भी बच्चियां हैं, लगभग 98% बच्चियां स्कूल जाती हैं, पढ़ती हैं। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर हमारा स्व अनुशासन किसी एक दृष्टि से इतना प्रेरित कर दिया जाए और कि पूरे जनसमूह को बदलने की ताकत उसमें हो, तो निश्चित रूप से बात आगे बढ़ती है, क्योंकि शब्द में वो ताकत होती है। पूरा एक वक्तत्व जो होता है वो एक पूरे समाज को बदल सकता है। हम एक अभिवादन करते हैं, ओम शांति, और आपने देखा कि ओम शांति हमारे किस अनुशासन को, उसको इतना व्यक्तित्व को विकसित करता है और निश्चित रूप से वो हमें एक महान अनुभव की ओर ले जाता है, अच्छे व्यक्तित्व के समग्रता में ले जाता है। तो अगर हम ये अपना अनुभव, अपना सरोकार हमारे मीडिया में लाएंगे और निश्चित रूप से उस बात को आगे बढ़ाएंगे तो चीज़ें और ज़्यादा विकसित होंगी। मुझे लगता है कि मैं अधिक समय ले रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी संपूर्ण बात एक कविता में कह देता हूं, और मुझे लगता है कि मेरी उस कविता से आप सभी सहमत होंगे और हम सभी प्रयास करेंगे कि मीडिया के रूप में हम जो लोग काम कर रहे हैं अपने अपने अनुशासन को स्व अनुशासन में, आत्मनियंत्रण में, आत्म अनुशासन में बदलें, और निश्चित रूप से हम एक बड़े बदलाव का, सकारात्मक बदलाव का सूत्रपात करेंगे। कविता यूं है, दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होती, दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होती, आदमी में लगन हो तो मजबूरियां बाधक ना होती, हारते हैं वे जिन्हें विश्वास अपने पर नहीं है, बढ़ चले राह में बदक तो दूरियां बाधक ना होती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता डॉक्टर सुधीर सोनी जी। आपने बहुत ही अनुभवयुक्त और प्रेरणादायक वक्तव्य हमारे सामने रखा। मैं कहूँगी कि आपके उद्बोधन का सार था काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, कार्य करो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो आपने बहुत ही अच्छी प्रेरणाएं हम सबको अपने उद्बोधन के द्वारा दी हैं। अब हमारे अगले वक्ता हैं भ्राता सत्य प्रकाश जी। आप दिल्ली से हैं, आप एडिटर टीवी एंड फीचर न्यूज़ हैं। आपको बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म के लिए प्राइम मिनिस्टर ट्रॉफी मिली है। आपने डिस्कवरी चैनल के लिए 38 शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं और आप फिल्मिंग ऑफ न्यूज़ एंड फीचर्स फॉर ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर अपना वक्तव्य हमारे सामने रखें। ओम शांति। Respected Chairperson, Mr. Singhal ji, fellow speakers, Dr. Parmar, Ashish Gupta ji, Mishra ji, Dr. Soni, B.K. Hemlata ji, and the august audience. The concept of freedom of media, which was at the time only the print media, arose in England and France in the 17th and 18th centuries to combat feudal despotism and feudal ideas. Great writers played a historical role in helping European society progress from feudalism to the modern era. Thus, freedom of the media was meant to benefit society and to help it move forward in history.
The freedom of speech enshrined in the Constitution was subject to reasonable restrictions. The essence of democracy was to accept even divergent views, and appreciation of this fact will not need someone else to regulate others. Self-regulation has always been the bone of contention between the government and media houses. The government wants to regulate media content to make it suitable for a universal audience. Media owners aim to drive profits through sensationalizing content to draw more viewers from the buying class of the society. They support self-regulation instead of state control. There is nothing wrong in making profits, but this must be coupled with social responsibilities. Media owners cannot say that they should be allowed to make profits even if the rest of society suffers. Such an attitude is self-destructive. The Ministry of Information and Broadcasting is the apex body for formulation and administration of rules and regulations and laws relating to information, broadcasting, the press and films in India. Private television and radio channels have to conform to conditions which are part of these license agreements. These include standards for broadcast of net content. Non-compliance may lead to suspension or revocation of license. The government is in favor of self-regulation for the electronic media, provided there is adequate representation of members of civil society. The Indian television industry is taking steps to regulate itself with the establishment of an independent complaints forum, Broadcast Content Complaints Council for the news channels, following recent moves by the government to reschedule TV content deemed suitable for universal viewing to post 11 p.m. It will be headed by a retired Supreme Court judge with representatives from the industry, academia, and non-government organizations. To keep a check on the violation of content and advertising guidelines by private TV channels and radio stations, the government has set up Electronic Media Monitoring Center. Media experts, academicians, lawyers feel the need of the hour is to establish a regulatory body that inspires public confidence and has a creative focus on enhancing standards on television and internet. Veena Malik and Rakhi Sawant continues the seized prime-time news slots for raunchy messages and travel-dropping acts being watched by over 5,000 viewers on YouTube. As TV shows and news channels turn personal in their obsessive TRP race, obscenity has touched an all-time high. Yellow journalism, cheap sensationalism, highlighting frivolous issues like lives of film stars and cricketers, and superstitions and damaging people and reputations, while neglecting or underplaying serious socio-economic issues like massive poverty, unemployment, malnourishment, farmer suicides, healthcare, education, dowry deaths, female feticide, etc. are hallmarks of much of the media today. Astrology, cricket, babas, befooling the public, etc. are a common sight on TV channels. Internet also faces similar challenge. The problem right now with the net is that most websites are not performing editorial services. They are merely providing services. To be able to have a strong filter, you need to have a legal system, but it must not damage the freedom of speech. After all the flack that some TV channels received for showing obscene content that they allegedly aired on some TV shows, the Ministry of Information and Broadcasting has issued a directive. According to new directive, TV channels now have to flash a message which allows TV viewers to complain against any content which they feel is inappropriate. Most broadcasters feel that this directive from the government is a self-regulatory measure and allows the audience the right to oppose to any kind of content that they feel is not suitable for the channel. But regulation by the government is no alternative. The emergency and the defamation bill are examples of its instincts to control the media in the name of regulation. The government is tapping into discontent against the media to gag it. It is not just the government, but the entire political class that is unhappy with the media, which has been exposing their corruption. Because of TV string operations, 11 MPs were removed from the cash for question scandal. Courts have changed the verdict. Jessica Lal case. The Election Commission has compelled police action against MPs caught on spy cameras selling their Rajya Sabha votes.
A fine line must be drawn between trivia and malicious reportage, harmful inaccuracy and abuse of media freedom. In Britain, more than the media regulator, it is the BBC that has set standards with its quality journalism. We need ratings that measure quality. Censorship and regulation are perhaps wrong words to be used. Rather, we should evolve a vocabulary of appropriateness. The difference between regulation and control is that in control there is no freedom. In regulation there is a freedom, but subject to reasonable restrictions in the public interest. Thus, while there should be freedom for the media and not control over it, this freedom must be exercised in a manner not to adversely affect the security of the state, public order, and morality. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता सत्यप्रकाश जी। आपने सार रूप में कहा कि सामाजिक प्रतिबद्धता के विषयों को हम जनता के मनोरंजन के लिए या कहेंगे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उनकी अवहेलना कर देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सेल्फ रेगुलेशन अवश्य होना चाहिए और गवर्नमेंट बॉडी भी अगर इसमें कार्य करे तो अच्छा है। अब हमारी अगली वक्ता हैं हेमलता बहन जी। आप इंदौर जोन से पधारे हैं। आप 38 वर्षों से समर्पित रूप से इंदौर जोन में सेवा दे रहे हैं, जिसमें विभिन्न राज्य शामिल हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं उड़ीसा। आप एक कुशल वक्ता हैं और आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, पॉजिटिव चेंज विषय पर अनेक कंपनियों में वक्तव्य दे चुके हैं। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और इंदौर जोन की भी आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपकी वाणी में बहुत सरलता और मधुरता है, जब आप सुनेंगे तो आप उसे महसूस करेंगे। और आपके लिए मैं कहूँगी कि दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई, आदर्श की बातें करते हैं सभी पर, आदर्श जीवन बनाता है कोई कोई। और आपने सचमुच अपने जीवन को इतना आदर्श बनाया है कि वो अन्य अनेकों को प्रेरणा देने वाला है। हेमलता बहन जी। ओम शांति। आदरणीय मंच एवं सभा में उपस्थित हमारे सभी पत्रकार बंधु एवं बहनें, आज के विषय पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे अपने विचार दिए। हम सब जानते हैं, कहा जाता है कि पत्रकार सरस्वती वरद पुत्र है, उसके कलम में शक्ति है। वो चाहे तो दुख की अश्रुधारा संसार में बहा दे, चाहे खुशी की लहर फैला दे, चाहे दो समुदायों को उकसाकर खून की नदी बहा दे, चाहे अपनी लेखनी से मूल्यों का संवर्धन कर मूल्यनिष्ठ समाज या सकारात्मक परिवर्तन समाज में लाए, वो सभी कार्य करने में सक्षम है। लेकिन देखने में आता है, एक बार एक पत्रकार बंधु हमें मिले। उन्होंने कहा, बहन जी, मैं मास में 300 रुपए की सिगरेट पी लेता हूँ, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। इस आदत से मुझे छुटकारा पाना है, ये व्यसन मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैंने बहुत कोशिश की, मैं इससे छूट नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा लेख मैंने व्यसन मुक्ति और तंबाकू मुक्ति पर ही लिखे हैं। आप सोचिए। दूसरी बात, हम देखते हैं कि वर्तमान समय सबसे ज़्यादा जो संकट संसार में दिखाई दे रहा है, वो है चरित्र का संकट। मूल संकट वही है, क्योंकि आज ऐसे दृश्य, कामुकता के, हिंसा के दृश्य, चाहे
टीवी चैनल में, चाहे अन्य चैनलों में, चाहे किसी भी प्रकार से पेपर में वो सारी बातें कही जाती है, सूचनाएं, समाचार दिए जाते हैं, जिनको देख कर के आज चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसे समय पर जब हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति स्वयं अपने आप को कंट्रोल नहीं करे तो ये कार्य संभव नहीं हो सकता है। जैसे कहा जाता है, ज्ञान दूर कुछ कर्म भिन्न, इच्छा कैसे पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके ये विडंबना है जीवन की। हम इच्छा कुछ रखते हैं, करते कुछ हैं, और उस अनुसार अगर हमारा एक दूसरे से मिलाप नहीं हो पाता, हमारे विचारों का, हमारे कर्मों का, हमारी कथनी और करनी एक नहीं, हम चाहते कुछ करते कुछ, तो हमारी इच्छा किसी हालत में भी पूर्ण नहीं हो सकती कि हम समाज को मूल्यनिष्ठ बनाने के लिए ऐसा सकारात्मक लेखनी देवे, सकारात्मक दृश्य दे। तो हम देखते हैं कि जो मीडिया जागरूक प्रहरी है, उसे दूसरों की समीक्षा तो वो करता है, दूसरों को जगाता है, लेकिन स्वयं को भी सदा जागते रहना जरूरी है। दूसरों की समीक्षा के साथ साथ स्वयं की समीक्षा भी समय प्रति समय करते रहना अति आवश्यक है। अगर हम देखते कि कई बार हम ये कह देते हैं कि हम ये सब चीज़ें इसलिए परोसते हैं कि पढ़ने वालों की, देखने वालों की, सुनने वालों की रुचि इसमें है। लेकिन एक छोटा सा मिसाल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका बच्चा मिट्टी खाना पसंद करता है, उसे वो अच्छा लगता है, तो क्या आप उसे सुबह शाम मिट्टी ही खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। अगर आप बच्चे के शुभ चिंतक हैं तो जरूर मिट्टी की जगह कोई अच्छी चीज़ उसके स्थान पर रख करके उसकी रुचि को चेंज करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से आज आप सबको भी आवश्यकता है कि हम भले ही उनकी रुचि अगर ऐसी है भी सही, तो हम उनकी रुचि को परिवर्तन करने के लिए भी प्रयास करें, ताकि हम जो हमें मिशन दिया गया है, पत्रकारिता का जो मिशन है समाज को बेहतर बनाने का, या दूसरी तरफ कहें मानव को मानव बनाने का, मानव से देव बनाने का, या उनके अंदर मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का, वो मिशन आज अर्थ के कारण नहीं हो पा रहा है। और अर्थ भले ही आवश्यक है, ये हम सभी जानते हैं, हर एक के लिए आवश्यक है, न सिर्फ पत्रकार बंधुओं के लिए या समाचार पत्रों के मालिकों के लिए, वरन हर व्यक्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। लेकिन अर्थ के कारण हम इस तरह से अपने मिशन को छोड़ दें और व्यवसाय बना दें या सिर्फ अर्थ के पीछे भागें, वो भी उचित नहीं है। हमारे सामने भारत देश की स्वतंत्रता के समय के पत्रकारों के मिसाल भी हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ गंवा करके भी, अपनी प्राणों की बाजी लगा करके भी, गोलियां झेल करके भी भारत को स्वतंत्र बनाने का जो मिशन था उसको पूरा किया। तो आज जब स्वनियंत्रण की बात आती है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि नियंत्रण या स्वनियंत्रण किसे कहेंगे। जब नियंत्रण कहा जाता है तो व्यक्ति यूं तो हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, और ऐसे तो हर एक के पास समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता है, लेकिन ये बाह्य है। आंतरिक स्वतंत्रता कब मिलेगी? आंतरिक स्वतंत्रता के लिए हमें आत्मनियंत्रण करना आवश्यक है। वो आत्मनियंत्रण क्या है? हम अपने स्वभाव, संस्कार, विचार, भावनाएं,
मन, बुद्धि, साथ साथ अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखें। अगर इनको हमने नियंत्रण करना नहीं सीखा तो आप कितने भी कानून बना लें, जैसे अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे कि मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया में आचार संहिता बनाई गई, पर किसी ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत कम लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो बाहरी कानून कभी भी आत्मनियंत्रण नहीं दे सकते। आत्मनियंत्रण के लिए खुद ही खुद को समझ करके अपने आप को नियंत्रित करना होगा। उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होगी। आपने आज सुबह ही शिवानी बहन का लेक्चर सुना, सुरेश ओबेराय जी का अनुभव भी सुना। आपको उनके अनुभवों से, उनको सुनने से ये सहज ही समझ में आ गया होगा कि वो भी कैसे अल्कोहलिक थे, कितने क्रोधी थे, कितना ईगो था, पर कैसे उन्होंने इसको रेगुलेट किया, आत्मनियंत्रण कैसे हुआ। कैसे शिवानी बहन ने बताया कि कैसे जो नियंत्रण है वो कहाँ चाहिए। हमारे अंदर जो मन के विचार जो नहीं चलने चाहिए वो चलते रहते हैं, बोल जो नहीं निकलने चाहिए वो निकलते रहते, कर्म जो नहीं करने चाहिए वो होते रहते, वही नियंत्रण नहीं है ऐसा माना जाएगा। नियंत्रण माना सही चीज का सही समय पर सही उपयोग करना। तो इन सभी चीज़ों का संकल्प, वाणी, कर्म, स्वभाव, संस्कार, सब बातों का, मन, बुद्धि का सही सदुपयोग करना, उसी को कहेंगे नियंत्रित। जहाँ जो करना आवश्यक है, जो जरूरी है, जो उचित है, उसको करना। मन में उस समय क्या सोचना आवश्यक है, क्या सोचना नहीं आवश्यक है। जो नहीं सोचना है वो हम सोच लेंगे तो अशांति क्रिएट हो जाएगी। जो सोचना है, आपको बताया शिवानी बहन ने क्या कमेंट्री अंदर करनी है और क्या नहीं करनी है, उन सब बातों को आपने समझ ही लिया है, इसलिए मैं ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करती। लेकिन आपने ये देखा, समझा कि आत्मनियंत्रण आत्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक शक्ति से ही हो सकता है। और अगर वो नियंत्रण हमने करना सीख लिया तो बाहरी कानून भले न भी हों, फिर भी हम सेल्फ रेगुलेटेड होकर के ऐसे सकारात्मक समाज का निर्माण करने में बेहतर कैटलिस्ट का कार्य हर एक पत्रकार बंधु कर सकता है। परंतु इसके लिए केवल पत्रकारों को ही सेल्फ रेगुलेटेड होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन साथ साथ समाचार पत्रों के मालिक और अन्य सभी पढ़ने वाले, देखने वाले मनुष्यों को भी सेल्फ रेगुलेटेड होने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी संस्था द्वारा सिखाया जा रहा आध्यात्मिक ज्ञान एवं सहज राजयोग की शिक्षा, इसको जितना हम अपने स्वयं के जीवन में उतारते जाते, जो आपने मिसाल से देखा, उस आधार पर आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन सहज होता जाएगा और 1 से 2, 2 से 4 परिवार, समाज, देश, विश्व भी ऐसा मूल्यनिष्ठ बनाया जा सकता है। और अगर उसमें पत्रकार बंधु ऐसा सेल्फ रेगुलेटेड बन जाए तो सचमुच में वो ऐसी धारा, ऐसी जो ज्ञान की सरिता उसके अंदर बहाएगा या ऐसी बातें बताएगा, ऐसे दृश्य दिखाएगा जो औरों के अंदर मूल्यों को पुनर्स्थापित करने वाले होंगे, जिसे देख करके उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि हम भी ऐसा करें, हमारा जीवन भी हम ऐसा बनाएं। तो मीडिया इसमें एक बेहतर कैटलिस्ट का कार्य अवश्य कर सकता है, बिना बाहरी कानून बनाए, सेल्फ रेगुलेटेड होकर। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी इसके लिए अवश्य अपना समय दे करके अपने आप को सेल्फ रेगुलेटेड बनाने के लिए थोड़ा, जैसे सुरेश ओबेराय जी आश्रम पर गए, नियमित
जाने से उनके अंदर धीरे धीरे वो बातें समझ में आई, परिवर्तन आया। ऐसे आप भी अपने जीवन को अवश्य परिवर्तन करेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता बहन जी। आपने हमें प्रेरणा दी कि यदि हम मीडिया में रेगुलेशन लाना चाहते हैं तो उसके पहले हमें आत्मनियंत्रण की ज़रूरत है। हमें स्वयं में कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर लाने की ज़रूरत है। अगर हम कंट्रोल्ड हैं, अगर हम मूल्यनिष्ठ हैं, तो हम वही करेंगे जो हमें करना है और हम वह नहीं करेंगे जो हमें नहीं करना है। और उसके लिए आध्यात्मिकता की शक्ति हमें मदद करती है। यदि हम अपने जीवन शैली का हिस्सा इसे बना लेते हैं तो सचमुच वो आत्मशक्ति हमारे अंदर आ जाती है कि समाज के लिए जो हमें करना चाहिए वो हम कर पाते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता शरत मिश्रा जी को। आप कटक से हैं और आप द समाज, जो सबसे बड़ा ओडिया दिल्ली है, उसके एडिटर, प्रिंटर और पब्लिशर रहे हैं और 2008 में आपको प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा नेशनल अवार्ड मिला था। और इसके अलावा आप फिल्म सेंसर बोर्ड एंड नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 1977 से 1995 तक मेंबर भी रह चुके हैं। और आप चिल्ड्रंस होम से जुड़े हुए हैं जिसमें 230 अबंडेंट एंड ऑर्फन्स बच्चों की देखभाल की जाती है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना वक्तव्य हमारे सामने रखें। ओम शांति। Esteemed personalities on the stage and my friends and colleagues among the audience, I may be pardoned for speaking in English as I do not know much of Hindi. However, I will try my best to speak sometimes in Hindi also, as I have been requested. First of all, I am grateful to Brahma Kumaris for giving me this opportunity to witness how they have been concerned about media interface and building up a good society all over the world. Since I have been given a small time, let me directly tell you, media, our democracy bases on 3 organs, that is legislature, executive and the judiciary. Primarily democracy rests on these 3 organs, and it has been so vital for the benefit of the society. But since independence, what I have noticed, these 3 organs have gradually degenerated into somewhat corrupt bodies. In recent times, you must have witnessed how in Parliament and also in legislatures, several criminals have also taken place. So, naturally, it is difficult for them to support any media which is critical of them. हम लोग जो देखते हैं, I will give you some of my personal experiences as a journalist.
for the last 50 years. Although I will not be able to speak in Hindi properly, I'll just speak in English. You see, in my personal experience, I've noticed these three organs are never tolerant of the media because they always expose their atrocious activities. While as editor of Anupam Bharat in southern part of Odisha, once I directly mentioned the names of 3 judges of the Odisha High Court, those who had taken bribe for giving a wrong judgment. So this was something unprecedented because judges' names cannot be published because it involves contempt of court. When I did this, automatically the High Court issued contempt of court notice to me. And they asked me to come to the High Court and apologize for that. I went there, but I refused to apologize. Then the Chief Justice and others, they saw a host of journalists drawn from all over India. About 45 journalists had assembled there to cover this incident. This was an incident of 1999. When I refused to do this, when they started proceedings, my advocate told them, well, if you start the honest, it will further expose many other judges. So that actually somewhat panicked them, and they postponed for the day. The hearing was postponed. Subsequently, they kept on postponing until the Supreme Court again advised them what happened to the case. You should put him to jail or take some action against the judges. Nothing happened to me. The case was never heard again, and only the judges were transferred. This is one example. Another, there is a law that in the reserve forest, no feast, particularly non-vegetarian feast, can be organized. But once, some ministers and some MLAs, they are having a feast inside a reserved forest, eating a deer meat. This I published in the newspaper. Then instantly, I was issued a privilege notice by the assembly. Then also I stuck to my stand, and they in the meanwhile threatened the officers, those who were present there that day, serving them, to go away to a distant place so that they will not be able to depose. Ultimately, when I was summoned by a privilege committee, I stuck to my point and I told them, you can send me to jail. But I got so much of media support from all over Odisha, they couldn't do couldn't take any action against me. Then, another example I will cite you. When Prince Charles, Princess Anne, they visited Odisha, there was a poor little lady who was running a school. The princess wanted to visit the school. So this was somehow the IAS officers present then, some lady IAS officers, they said, this is a grand opportunity to shake hands with the princess. So she impersonated, asked the teacher to go on leave, and she became a teacher in the school. So this I somehow managed to take a snap of the function and publish in the newspaper how officers and higher officers, they can do wrong things. Then there was a hue and cry. I was persuaded by the proprietor of the paper to issue an apology. I didn't. But ultimately, only when I went home after some days, I was at the time staying in Calcutta, so went home, then they issued a small apology.
So this is how the three organs of the democracy, they are always malfunctioning at the cost of the people. So, not only this, there are many other incidents like that which are taking place. See, I'm just giving instances instead of a speech. See, Naxalite problem is so great in India today. But why this is happening? Naxalites, see, in the year, again, in 1998, some lecturers of different colleges, about say 29 lecturers, they sent me a group letter where they mentioned their oaths. They were asked to sign for receiving 12,000 rupees at the time, but they were given only 4,000. So this was very difficult for them to maintain the family with parents, children, or others, ailing children. So they appealed to me to somehow remedy this situation. I published the entire letter in the newspaper. So this exposed the malfunction of the administration, and thereby they're forced to take action and give appropriate wages, but not all. Most of them, they didn't get, those who were working in the private colleges. So subsequently, the leaders, they wrote me a letter that we are turning Naxalites because there is no justice in our country. Again, I published the same letter. So that has increased day by day. The Naxalite problem arose because of government apathy towards the poor people, helpless people, and also usurping the facilities which they are due. So these problems, this malfunction of the government has accelerated the crimes in our country. The Naxalites, those who are staying in the jungles, media persons, journalists are able to locate them and go to them and interview and publish. But the government machinery is not able to locate the criminals, the Naxalites. So who is at fault? The government machinery is not functioning at all. In such a situation, in a democracy, if media persons are weakened, then it will be a black day for democracy in our country. We have seen during emergency times how media was totally blacked out. So consequence also have noticed. As my first speaker mentioned, I am totally against control by government of the media. Media is the fourth state, that means it is the watchdog of the three organs, whether they are functioning properly or not. If you control the media, force them, then nothing can happen. There will be chaos in the country. Only the rich and the powerful, they only amass, as you must be reading in the newspapers, those who are MPs and MLAs, they only get rich. Or the wealthy people only get rich. The poorer people, those who constitute 80% of our society, they remain poor and helpless. In such a situation, it is rather inappropriate to control the media. Rather, I would suggest the media should observe certain self-regulation. They must abide by certain principles of media. The media, to be popular, it has to give accurate news, truthful, so that it will win public trust. Only when the media, sometimes when people say the media is not giving the truth, but they are also controlled by the media barons. Not all newspapers are free in our country. There are about 50,000 newspapers being published, and there are also 900 channels working. So these
newspapers, most of them are owned by either politicians or by business tycoons. In such a situation, whatever direction is given to the journalist, he has to abide by that. He cannot avoid it, otherwise he will lose his job. In such a situation, media persons are not responsible, are not weak. Rather, given opportunity, freedom, and if they can be bold, they can certainly protect democracy in our country. As regards the TV channels, there has been a lot of criticism, and that is true. It is no doubt media is the potent weapon in the hands of the common masses, who constitute 80% of India's population. But if only they highlight their plight of being exploited by the wealthy and powerful, but enormous space is given to business, criminal activities, film stars. Very little is written about social sectors. This is true. But not all newspapers are abiding by that. There are very few independent dailies, just like my paper. In my paper, Samaj, I focused on the criminality taking place in mining operations. Even though there are a lot of, threats, but I pursued it. Ultimately, it ended in controlling the mining exploitation in Odisha. Like that, if media can be bold and accurate in its information, there is nothing to fear. Self-regulation rather is better, because thereby, the country will be saved, the ordinary people will be saved. Henceforth, the electronic media sometimes they give, just as my friends they told about this ROC case. ROC case was, then this recently, this is still in the news. Such cases, even sometimes in electronic media, they also give publicity to lewd scenes. So that has to be controlled. So in such a case, there may be a ombudsman sort of thing to control and highlight the picturization of the society, but it should not be regulated by the government. Even in the newspapers also can form their own ombudsman to regulate them, but government agencies should not control them. Thank you again. बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता शरत मिश्रा दी। आपने बताया कि मीडिया में गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं अनुरोध करने जा रही हूँ भ्राता आशीष कुमार गुप्ता जी। आप साधना न्यूज़ चैनल मध्य प्रदेश इंदौर के रीजनल डायरेक्टर हैं। आप चीफ एडिटर राष्ट्रीय पत्रिका जनचर्चा के हैं। आप FRV फिल्म एकेडमी इंदौर के डायरेक्टर हैं और डिवाइन रेडियो जो FM रेडियो है और वो भोपाल से जल्दी शुरू होने वाला है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और सबसे मुख्य बात कि आप पिछले 3 वर्षों से निरंतर राज्यों का अभ्यास भी कर रहे हैं और आपको 1997 में मान ग्रुप में थिएटर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। भ्राता आशीष कुमार गुप्ता जी। ओम शांति।
आज हम यहाँ पर स्वनियंत्रित मीडिया की बात करने जा रहे हैं और 2 घंटे से मुझे लग रहा है कि शायद अपना स्व का नियंत्रण समाप्त हो रहा था। मंच पर उपस्थित वरिष्ठ राजयोगी, हम सबके मार्गदर्शक ब्रह्म कुमार मोहन सिंघल साहब, सुधीर जी, मिश्रा जी, सत्यप्रकाश जी, और आज कोऑर्डिनेट कर रही डॉक्टर BK सविता जी, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे सामने पधारे हुए मंच के सामने सभी मीडिया कर्मी, सभी सम्मानीय प्रतिनिधिगण। बात चलती आई है और इस विषय पर काफ़ी समय से चर्चाएं चलती रही हैं कि मीडिया का स्वनियंत्रण होना चाहिए। टॉपिक थोड़ा सा क्लिष्ट था, दोपहर के 3 बजे तक कंफ्यूज था कि आखिर में स्वनियंत्रित मीडिया और सकारात्मक परिवर्तन का उत्प्रेरक। दरअसल सकारात्मक मीडिया की हम बात कर रहे हैं और स्वनियंत्रित मीडिया को उसके साथ जोड़ रहे हैं। इस देश के अंदर बगैर भय के कुछ होता ही नहीं है। स्वनियंत्रित मीडिया की जब बात सामने आई, कुछ दिनों पहले मीडिया के ऊपर कुछ कानून बनाने की बातें सामने आने लगी। जब इस देश के अंदर मीडिया के ऊपर कोई कानून थोपने की बात सामने आएगी, उस दिन मीडिया अपने वास्तविक स्वरूप को खो देगा। दरअसल मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को किसी कानून के दायरे में लाना या किसी प्रकार से उसको डरा धमका के उसको प्रतिबंधित करना या उसको नियंत्रित करना, ये देश के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए अब जो परिभाषाएं या जो बातें सामने चली आ रही है, मीडिया के लिए एक आंदोलन खड़ा हो रहा है मीडिया कर्मियों के द्वारा कि खुद मीडिया कर्मी अब चाह रहे हैं कि हमारा स्वनियंत्रण हमारी ऑर्गेनाइजेशनों पे हो। दरअसल मीडिया भी भटक रहा था और मीडिया का भटकाव कैसे शुरू हुआ कि जब हम प्रिंट मीडिया को जो 60 के दशक से और हम सब देखते चले आ रहे हैं, दीक्षित जी हमारे इंदौर से हैं, बताते रहते हैं मुझे कि उस समय का मीडिया सिर्फ और सिर्फ समाचार के लिए समाचार लाता था, न्यूज़ के लिए न्यूज़ बनती थी। आजकल न्यूज़ के लिए न्यूज़ नहीं बनती है, आजकल पैसे के लिए न्यूज़ बनती है। और यहीं से हमारी गिरावट शुरू हुई मीडिया के अंदर। अब मीडिया को किसी कानून के दायरे में तो लाया नहीं जा सकता। आप लाए, किसी राजनेता में ताकत नहीं, क्योंकि सब मीडिया के द्वारा हाईलाइट होना चाहते हैं। मीडिया को एक माध्यम बना लिया गया था हीरो बनने का, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये भावनाएं चली आ रही थी, ये बातें चली आ रही थी कि शून्य से हीरो बनाने वाला यदि कोई है, फर्श से अर्श पर बिठाने वाला कोई है, तो वो मीडिया है। मीडिया मैनेजमेंट, हर जगह आप देखिए मीडिया मैनेजमेंट शुरू हो गया, हर पार्टी में मीडिया मैनेजमेंट शुरू हो गया। धीरे धीरे पत्रकारिता पर जो है उस पे सीधे सीधे रूप से क्या कहना चाहिए कि मार्केटिंग हावी होने लग गई। न्यूज़ पे आजकल मार्केटिंग हावी होने लग गई है। आप किसी की खबर चलाइए, अभी फिलहाल में हमने देखा निर्मल बाबा, क्या बेवकूफ़ बनाया उसने, समोसे खिलाए, कचौरी खिलाए, चटनी खिलाई, और यही हमारा मीडिया उसको कंटिन्यू पैसे लेके दिखाता रहा। क्या मीडिया वहां पर मीडिया दोषी नहीं था? हम पैसे दे के उसको दिखाते रहे। जनता के बीच में उसको हीरो किसने बनाया? मीडिया ने बनाया, पैसा लेकर बनाया। वही मीडिया अब उसके खिलाफ खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं गिरावट चली आ रही है और मीडिया ऐसा लग रहा है कि उस घोड़े की तरह हो गई है जो बेलगाम है। अब बेलगाम घोड़े को लगाम कसने के लिए शासन की जरूरत नहीं है, सरकार की जरूरत नहीं है, उसके लिए सीधी सीधी जरूरत है आत्मनिर्भरता की और आत्मनियंत्रण की, स्वनियंत्रण की। हर मीडिया ग्रुप के चेयरपर्सन,
या मीडिया ग्रुप के हायर डेजिग्नेशन पर जो लोग बैठे हैं वो खुद ये तय करें कि हम टीआरपी में चक्कर में ना पड़ते हुए हम एक अच्छी संस्कृति, एक अच्छी सोच, एक अच्छी खबर जनता तक दे दें। और इसके लिए मैं एक बहुत बड़ी बात आप लोगों के बीच में बोलने जा रहा हूं, इसके लिए माफी भी चाहता हूं कि इस देश में हम हर जगह आरोप लगाते हैं। ये बात क्यों चली आई स्वनियंत्रित मीडिया की? हम लोग आरोप लगाना बड़ा आसान है हमारे लिए। आरोप तो इतनी आसानी से इस देश के अंदर लगाया जाता है, सीधे सीधे मीडिया पे भी आरोप है। अभी मैंने मीडिया का आपको नेगेटिव पक्ष दिखाया, लेकिन दूसरा पक्ष और है कि आप हर नागरिक को यह समझना चाहिए कि टीआरपी के पीछे हर मीडिया भाग रही है। टीआरपी है क्या? टीआरपी यही है ना कि किस चैनल को कितने लोग कितना ज्यादा देख रहे हैं, यही टीआरपी है। तो फिर हम दोष मीडिया को क्यों देते हैं? क्योंकि मीडिया हमको वैसी ही मिलती है जैसी हम मीडिया चाहते हैं। जिस तरह का हम मीडिया चाहेंगे, जिस तरह की हम खबर चाहेंगे, वैसी ही मीडिया आपके सामने आएगी। हम टीआरपी तो मतलब आप देख रहे हो ना, ऐश्वर्या राय की शादी और अभिषेक की शादी होती है, सुबह से लेकर रात तक मीडिया सिर्फ उसके बंगले के बाहर है, कुत्ते जैसे ललकार के भगाया जा रहा है, फिर भी मीडिया वहां लगी हुई है। भैया क्या एक ही शादी हुई दुनिया में? पहली बार हुई है क्या? आए पूरे दिन मीडिया में शादी ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी दिखाते रहे। हम क्या परोस रहे हैं समाज को? उस खबर का क्या प्रभाव है, उसका मीनिंग क्या है? इन सब चीजों से अब इसके लिए तो कोई कानून नहीं बनाया जा सकता कि आप ये खबर ना दिखाएं। वहीं कोई शहीद होता है तो उसको छोटा सा एक साइड में वो दे दिया जाता है या एक दो बार खबर दे दी जाती है। कोई सकारात्मक कार्यक्रम समाज में होते हैं उसको कोई खबर नहीं दी जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा यहां पर इतना बड़ा आयोजन हुआ, बताइए कौन से टीवी चैनल ने दिखा दिया भाई साहब? ये सकारात्मक सोच नहीं दिखाई। अभी यहां पर दो कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या दो आदमी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो वो मीडिया सारा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव चीज को हम देख नहीं रहे हैं। और इसके लिए शासन प्रशासन किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता। और जहां मैं पहली बात पे आता हूं कि मीडिया चूंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का नियंत्रण हो गया तो आज के राजनेताओं की हालत हम देख रहे हैं। यदि मीडिया पे भी नियंत्रण यदि सरकार का हो गया या किसी प्रकार के कानून के बंधन में उसको ले आए गए तो हम आने वाले समय में बड़ी बड़ी चीजें एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। तो यहां अब कुल मिला के बात आती है स्वनियंत्रण की, तो वो मीडिया के मैनेजमेंट को सभी लोगों को मिल बैठ करके और इस चीज पे विचार करना चाहिए। और इसके लिए मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है। पिछले दिनों ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन की बात जो अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल के गए थे वो बिल्कुल दुरुस्त है कि पिछले दिनों ये तय किया गया कि हम ऐसी खबरों को ना परोसें जिससे समाज में कोई संदेश नहीं जाता है और किसी प्रकार का कोई मीनिंगफुल वो न्यूज़ नहीं होता है। उसी तारतम्य में ऐश्वर्या राय के बच्चा हुआ, उसको सभी लोगों ने मिलकर ये तय किया एसोसिएशन ने कि हम अब इसको दिन भर हाईलाइट नहीं करेंगे। उसके लिए अमिताभ बच्चन ने थैंक्स किया मीडिया को कि ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आपको पता है कहां से हुई थी? इस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पिछली बार मीडिया कॉन्फ्रेंस में माउंट आबू आए थे मुख्य अतिथि बनकर, और यहीं से उन्हें ये प्रेरणा मिली थी और इसीलिए वो ये जो शुरुआत हुई है इसके लिए कोटि कोटि साधुवाद प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जाता है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो हमें जीवन जीने की कला सिखा रहा है, जो हमें लाइफ स्टाइल सिखा रहा है। पत्रकार हैं हम भी इंसान हैं, हम भी दिन भर टेंशन में रहते हैं, हमें भी तो कहीं शांति चाहिए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने ये बहुत अच्छी शुरुआत की है और मेरे ख्याल से काफ़ी सालों हो गए हैं कि यहाँ पर मीडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और इतनी बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी यहाँ पर आते हैं और एक स्टूडेंट के रूप में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में शिव बाबा की याद में एक प्रबंधन, मीडिया प्रबंधन की बात सीखते हैं, वो भी एक निर्माण चरित्र निर्माण के साथ, एक वैल्यूएबल कुछ बातों के साथ। इसके लिए हम कितना कितना धन्यवाद करें इस संस्था का। और सबसे खुशी की बात है कि मैं इंदौर से हूँ और इस विंग के माउंट आबू के इस जो मीडिया विंग के चेयरपर्सन हैं वो आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी हैं, जो मुझे ज्ञान में लाए थे और इन्हीं के प्रयासों से, इन्हीं की सत्प्रेरणाओं से पिछले 3 वर्षों से मैंने ब्रह्मा कुमार का जीवन अपना लिया है
और मैं कुमार जीवन जी रहा हूं। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि मेरे मीडिया भाई, मेरे मीडियाकर्मी भाई ब्रह्मा कुमारी के इस उद्देश्य को लेकर जन जन तक पहुँचें। जहाँ जहाँ से भी आप आए हैं वहाँ के सेंटर्स पर आप पूरा उनकी न्यूज़ पर उनके कार्यक्रमों को हाईलाइट करें, अन्य लोगों तक इस बात को पहुँचाएं, सकारात्मक भूमिका निभाएं और अन्य लोगों को प्रेरित करें कि वो इस आश्रम में, इस गुरुकुल में आएं और एक अच्छी स्वप्रेरणा, स्वनियंत्रण की बातें सीखकर समाज को ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा जो किया जा रहा है सराहनीय प्रयास में अपनी भूमिका लगाएं, इस आंदोलन में, इस यज्ञ में अपना सहयोग प्रदान करें। यही मेरी सब आप सभी से प्रार्थना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता आशीष कुमार गुप्ता जी। आपने बहुत ही अनुभवयुक्त और प्रेरणादायी बातें हमारे समक्ष रखी। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता मोहन सिंगल जी को। आप पिछले 45 वर्षों से राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं एवं 1969 में आपने समर्पित जीवन अपनाया। आप ONGC में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के रूप में कार्यरत रहे हैं। आप वर्तमान में साइंटिस्ट एवं इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और आपने 7 पर्यावरण जागृति अभियान में भाग लिया है और आपको 1992 में पर्यावरण श्री अवार्ड मिला। आप ज्ञान सरोवर में होने वाले सभी कार्यक्रमों के, खासकर विंग्स के कार्यक्रमों के कोऑर्डिनेटर के रूप में भी कार्यभार संभाल रहे हैं। तो आपसे मैं अनुरोध करती हूं कि अपना अनुभवयुक्त वक्तव्य हमारे सामने रखें। आपके लिए मैं कहूँगी, सीप को मोती मिले तो और क्या चाहिए, रात को चांद की रोशनी मिले तो और क्या चाहिए, और हमें आपके अनुभवों का लाभ मिले तो और क्या चाहिए। ओम शांति एंड वेरी गुड इवनिंग। मंच पर बैठे विद्वान वक्तागण, पत्रकार महोदय और सभा में उपस्थित आप सभी बहनों और भाइयों, आज की इस परिचर्चा में बहुत ही सारगर्भित प्रवचन हुए और उन सब का सार अधिकतर यही निकला कि बाहर से नियंत्रण नहीं होना चाहिए, चाहे सरकार का हो अथवा किसी अन्य प्रकार का, और ये स्वनियंत्रण होना चाहिए, स्वनियमन होना चाहिए। और इस बात को अगर हम और गहराई में जाएं तो हम देखते हैं जीवन में मुख्य जो बात है, एक है दिमाग, एक है दिल। और दिमाग से अगर कोई नियंत्रण होता है वो पोजीशन ओरिएंटेड होता है और उस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ नहीं होती है। चाहे किसी जॉब के अंदर हो, किसी प्रोफेशन में हो, तो बाहर से कोई बात थोपी जाती है, मजबूरन मान ली जाती है, लेकिन जो बात दिल से होती है वह बात लास्टिंग होती है। और इसी बात को ही इस इंस्टीट्यूशन में बताया जाता है कि किसी का भी जीतो तो दिल जीतो। और हमारी भारतीय संस्कृति भी यही बात कहती है कि मन ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और गीता में भी सार में यही कहा है, मन मना भाव, मन को मेरे में लगाओ। तो वास्तव में हर चीज़ का उद्गम स्थान मन ही है। इसीलिए कहते हैं कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड एंड देन ऑन द एक्चुअल फ्रंट। तो आवश्यकता पहली इस बात की है कि हम
अपने मन को कैसे नियंत्रण में रखें। और इसीलिए जब ये बात हो जाती है, और आज बात भी निकल रही थी, मीडिया भी उसको हाईलाइट करता है, डेवलपमेंट्स को, और सब इस बात को मानते हैं। किसी शायर ने भी बड़ा अच्छा कहा है, ये तरक्की डेवलपमेंट हो रही है कि इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, दिलों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। तो बाहर तो उजाले कर दिए, और उसके लिए तो विज्ञान और सरकार और हर एक कोई रिस्पॉन्सिबल है, डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन। लेकिन अब आवश्यकता ये है कि एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने के लिए दिलों में जो अंधेरे हैं उसको हम प्रकाशित करें, और उसके दिल के अंधेरे को प्रकाशित करने के लिए आवश्यकता है ज्ञान प्रकाश की। और अभी मेरे से पूर्व वक्ता भी इस बात को बोल रहे थे कि किस प्रकार से अगर हमारा मन प्रकाशित हो जाता है तो हमारी एक्टिविटी भी उससे प्रभावित होती है। गीता में भी इसी बात को बड़ा अच्छा कहा है, वी ऑल हैव बिकम टुडे मैन ऑफ एक्शन। सारा गीता ज्ञान सुना के अंत में भगवान ने कहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धारा तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नितिर्मितिर्मम। यानी कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है मैन ऑफ विज़न, जहाँ अर्जुन है मैन ऑफ एक्शन, तो जहाँ एक्शन और विज़न दोनों हैं तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नितिर्मितिर्मम। वहीं पर श्री मीन्स प्रॉस्पेरिटी भी है, विक्ट्री भी है, और वहाँ सोशल जस्टिस भी है, हर चीज़ वहाँ पर है। यही तो हम सब चाहते हैं, मीडिया कर्मी भी और सारा समाज, कि पैसा भी आए, डेवलपमेंट भी हो, सोशल जस्टिस भी हो, न्याय हो, सब कुछ हो। लेकिन इसके सार में क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र अर्जुन, अर्थात वी ऑल हैव बिकम मैन ऑफ एक्शन। अर्जुन तो हम हो गए हैं, आज आवश्यकता है विज़न की, और इस विज़न को देने के लिए आप सबको यहाँ पर बुलाया गया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि एक्शन तो आप सुबह से रात तक बिजी रहते हैं, हम सब जानते हैं कितनी बिजी लाइफ है आप लोगों की, लेकिन साथ साथ यहाँ ये विज़न लेकर के जाइए कि हम जो भी चेंज प्रपोज करें वो लास्टिंग हो, वो ऐसा हो जो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए एक मार्ग प्रदर्शना दे सके। और ये कैसे होगा? ये होगा, वैज्ञानिकों ने, आप सबने सुना होगा किरलियन फोटोग्राफी का, जो हमारे मन के अंदर चलता है वैसा हमारे ऑरा के रूप में आता है, वैसे हमारी भावनाओं के रूप में आता है। और आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे मुंह से तो शब्द बाद में निकलता है, हमारा ऑरा, हमारे वाइब्रेशंस वो इतने शक्तिशाली हों जो वातावरण को प्रभावित कर सके। आप सब यहाँ आए हैं, ये भी एक दूसरे आश्रमों की तरह है, यहाँ पर भी साधारण सुविधाएं आप लोगों को उपलब्ध हैं, कोई 5 स्टार होटल जैसी कोई सुविधा तो ऐसी नहीं है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, और ये कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद कंटिन्यूस हमारी लगभग 20 कॉन्फ्रेंस वन आफ्टर अनदर यहाँ पर चलने वाली है। फिर भी आप देखना यहाँ पर बड़ी शांति है, सफाई है, बिल्कुल हर कार्य बहुत ठीक ढंग से हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं सबसे पहले उनका स्वनियंत्रण है। 3:30 बजे से इस हॉल में कार्यक्रम सुबह शुरू हो जाता है। सबसे पहले वो सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक सेल्फ रेगुलेट करते हैं अपने को, योग करते हैं, यहाँ पर अमृत वेला बोला जाता है, और योग के बाद फिर ज्ञान मुरली होती है, प्रवचन सुनते हैं, उसको जीवन में धारण करते हैं, और फिर उसके बाद नाश्ते के बाद फिर अपने कार्य व्यवहार में वो बिजी हो जाते हैं। तो इसलिए आज आवश्यकता, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आपके अपने प्रोफेशन में भी आपको इतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी अगर आप सुबह का कुछ समय अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए देंगे, और ये सेल्फ डेवलपमेंट आपको पूरे दिन भर आपको मार्ग प्रदर्शना देता रहेगा। इसलिए आज आवश्यकता है विज़न की, एक्शन के साथ साथ। दूसरी बात, ईश्वर ने जो हमारी रचना दी है, कई बार हमको हार्श निर्णय भी लेने पड़ते हैं। कहा भी गया हमारे शास्त्रों में, वज्रादपि कठोराणी मृदुति कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल। ये है जीवन का बैलेंस।
हमारा व्यवहार के अंदर फूल से कोमल हो, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, आदर, सत्कार, मान की भावना हो। लेकिन जहाँ हाश निर्णय भी लेना हो, उसका इम्प्लीमेंट भी करना हो, तो भले वो हमें लगता हो कि हमारे अपने पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन राष्ट्र के इंटरेस्ट में, मानव जाति के इंटरेस्ट में वज्र से भी कठोर होके हमें उस पर आगे 2 कदम बढ़ाने होंगे। तो आज आवश्यकता एक इस बात की है। तीसरी बात, आज हम एक बात में बिलीव करते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो भी क्वालिटेटिव है, हम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि वैल्यू एडिड हमारा सारा वातावरण हो, सर्विसेज हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, सब कुछ हो, राइट। लेकिन देखा जाए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के साथ साथ आज जीवन की आवश्यकता है लिव एंड लेट लिव। हमें एक ये देखना है कि अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, कम से कम उससे छीने नहीं, अत्याचार ना हो, और जो एक डाउन ट्रॉडन है, जो अत्याचार जिन पर हो रहा है, उनको हम उजागर करके उनको हम न्याय दिलवा सकें। तो इसके लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये देखा जाए, आप गौर से देखिए, दिस इज़ ए जंगल रूल। न्याय जंगल रूल है। आज जंगल में एक बड़ा जानवर अपने से छोटे जानवर को खा जाता है, उससे और बड़ा होता है वो अपने छोटे, जंगल का राजा शेर, सबसे शक्तिशाली। ये देखा जाए तो जंगल रूल है। दिस इज़ ए वेस्टर्न फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत अच्छी चीज़ भी है, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल में सब कुछ है, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ डार्क साइड होती है, कुछ ना कुछ लाइट साइड होती है। लेकिन लिव एंड लेट लिव, ये हमारी भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है। अगर हम आज इसको अपना लें, जियो और जीने दो, बस इसके अंदर सब बात आ जाती है। आज परिवार के अंदर सास बहू का झगड़ा है, बाप बेटे का है, कोई भी बात है, जियो और जीने दो का सिद्धांत का उल्लंघन होता है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर है, लोकल पॉलिटिक्स, जियो और जीने दो के सिद्धांत का उल्लंघन है, आदि आदि। तो अगर हमारी एक टेंडेंसी हो जाती है, और ये बात आती है स्पिरिचुअलिटी की मदद से, जो कि आपको बताया भी गया, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये धर्म नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं, बल्कि स्पिरिचुअलिटी जीवन की धारणाओं के साथ लगती है। मैं बस यहाँ पर और अधिक समय न लेकर आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा। आप सबने वो कहानी भी सुनी होगी, हाँ। आप कैटलिस्ट का अगर देखा जाए तो वास्तव में सच्चे सच्चे कैटलिस्ट आप हैं। समाज में अभी तक जो भी क्रांतियाँ हुई हैं, उनको तूल देने के लिए मीडिया ही सामने आया है। आज आवश्यकता एक और क्रांति की है, और वो है ये आध्यात्मिक क्रांति। इस आध्यात्मिक क्रांति के लिए आप सब कृपया सामने आएँ। आपने उस चिड़िया की कहानी सुनी होगी शायद, जंगल में आग लगी हुई थी, मुझे पता नहीं यहाँ सुनाई गई है, चारों तरफ सब दौड़ रहे थे, और एक छोटी सी चिड़िया लाके चोंच में पानी भर के वहाँ पर डाल रही थी, कोशिश कर रही थी। हाथियों का झुंड आया, वो देख रहा था। उन्होंने कहा, अरे चिड़िया रानी आप क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि मैं ये आग बुझाने का प्रयास कर रही हूँ। हाथियों ने बड़ा टोंटिंग वे में वो पूछा, आप क्या समझती हो, हाँ आपसे ये आग बुझ जाएगी? आप सब जानते होंगे इस कहानी को। क्या कहा उसने कहा, मैं ये तो नहीं जानती आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन एक बात मैं ज़रूर जानती हूँ कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, न कि सिर्फ देखने वालों में और ताली बजाने वालों में। आज आवश्यकता, उसके बाद कहानी और भी है। बस इससे हाथियों के झुंड को प्रेरणा आई, अरे ये छोटी सी चिड़िया, और बस वो गए और पानी का, नदी के पास सूंड से भर भर के पानी लाने लगे। झुंड का झुंड था, और वास्तव में उन्होंने आग बुझा दी। अब प्रश्न आपके सामने, ये आग चिड़िया ने बुझाई या हाथियों ने बुझाई? किसने बुझाई? वास्तव में तो बुझाई तो हाथियों ने ही पानी, लेकिन प्रेरणा स्रोत चिड़िया थी। आज आप वास्तव में पूरे समाज के प्रेरणा स्रोत है। आपको ये प्रेरणा का कार्य करना है, बाकी सारा तो हम सब आपके साथ ही साथ हैं। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता मोहन सिंघल जी। आपने हमें प्रेरणा दी कि हमें मैन ऑफ एक्शन बनने के साथ साथ
मैन ऑफ विज़न भी बनना है, और साथ साथ आत्मनियंत्रण के लिए हमें प्रतिदिन कुछ समय मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। उस आत्मशक्ति से ही हम पहले स्वयं को नियंत्रित करेंगे और फिर अपने मीडिया को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे मंच पर उपस्थित अतिथि भ्राता सत्य प्रकाश जी, भ्राता शरद मिश्रा जी, आशीष कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर सुधीर सोनी जी के को ईश्वरीय सौगात भेंट करें। भ्राता सत्य प्रकाश जी दिल्ली से पधारे हैं। भ्राता शरद मिश्रा जी कटक से पधारे हैं। भ्राता आशीष कुमार गुप्ता जी इंदौर से, डॉक्टर सुधीर सोनी जी जयपुर से। अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं और मैं कुछ पंक्तियों के साथ इसे समाप्त करना चाहूँगी। सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, हम तो सिर्फ राह दिखाने वाले हैं, देने वाला उस राह पर चलने की शक्ति दे आपको। ओम शांति। प्रस्थान से पहले हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात